गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को फिर से वेलकम है आज के सेशन में। बच्चों, रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग रेस्पिरेशन के और सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और ये आज का लेक्चर नंबर 2 है रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जो भी बच्चे अगर रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, कंपलसरी है कि सबसे पहले आप वो लेक्चर देख करके आएँ, ठीक है। चलिए, तो बच्चा पार्टी आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, इन दो चीज़ों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश की थी। और आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होता है, ये चीज़ बताने के लिए, ठीक है। चलिए समझ लीजिए आप। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप आएगा आपका, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर सेकेंड पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद एटीपी के बारे में समझेंगे कि एटीपी क्या होता है, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीवाईक्यू होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए। तो बच्चा पार्टी, आप सबको भली भांति ये बात पता होगा, पिछले क्लास में आप सबको बताए थे ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करना एयर से, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बॉडी से रिमूव करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात को क्या लिख ले, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ taking in O2 and getting out CO2। ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं,
एंड रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? ब्रीदिंग बोल रहे हैं। अब अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो फूड यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बातें लिख देंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ breakdown of glucose ठीक है, to release energy ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम ब्रीदिंग के विषय में चर्चा करें तो बच्चों ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से अपने बॉडी में इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपने बॉडी से रिमूव आउट करना, इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग बोल रहे हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी केमिकल्स या फिर कोई भी एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, इसीलिए बच्चों ब्रीदिंग को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग अपने आप में एक तरीके से फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, और देख लो थर्ड चीज, ब्रीदिंग होता कहाँ पर है? ब्रीदिंग होता कहाँ पर है? इसका साइट क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होता है बच्चों। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमंस के बारे में चर्चा करेंगे तो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। ठीक है, तो ह्यूमंस में लंग्स के अंदर क्या होगा बच्चों? ब्रीदिंग होगा। यहाँ पर लिख देंगे ऑकर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऑकर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो लंग्स में होगा। लंग्स इन ह्यूमंस। ठीक है, अगला चीज, अब ये बताइए जब ब्रीदिंग होता है क्या इस प्रोसेस में कहीं पर भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है? तो इस प्रोसेस में कहीं पर भी एनर्जी का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नो एनर्जी फॉर्म, फिर एनर्जी इज नॉट फॉर्म। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन का। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जब तक ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करेगा तब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं और एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन के यूज से, ठीक है, यानी कि केमिकल का कॉम्बिनेशन के बिना आपका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता ग्लूकोज का, इसलिए बच्चों रेस्पिरेशन को एक प्रकार से हम केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ आप लिखेंगे इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब थर्ड पॉइंट में समझते हैं कि रेस्पिरेशन का साइट कहाँ है, रेस्पिरेशन आखिरकार होता कहाँ है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। लिखेंगे अकर्स इनसाइड द सेल मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चीज, अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसका डेफिनेशन ही बता रहा है कि सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी इज फॉर्म्ड एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंसेस है बच्चों रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में। यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो बालक, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एक बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आप पहले समझ लेते हैं सर एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उस पर पहले नहीं जंप करना है, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, फिर डेफिनेशन पर जंप करेंगे। बच्चों, आपको पता है जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तब कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, ग्लूकोज आता है, और वही ग्लूकोज हर एक सेल्स के पास पहुंचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेल के पास ग्लूकोज पहुंचता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों एक सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन का कितना एटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में जाकर के पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में। ठीक है, और पायरूवेट आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरूवेट। साथ ही साथ कुछ अमाउंट में, ठीक है, एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है
ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में, और यहीं पर कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। अब आगे ध्यान से समझिए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चा पार्टी जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनटेक करके अपने बॉडी में पहुंचाते हैं, और सबसे पहले कहाँ ये जाता है? हमारा लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, लंग्स में आपका ब्लड के द्वारा यही ऑक्सीजन बाइंड होकर के हीमोग्लोबिन से पहुंचता है सेल्स के पास, और सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है। यहीं पर जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट करके क्या बनाया? पाइरूवेट बना है। यही पाइरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही पाइरूवेट किस में टूटेगा फिर? तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब हमको एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का बच्चों ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और रिलीज क्या करता है? एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रहा था, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा था, वहीं पर अगर हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बनता है वो कम बनता है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का बच्चों। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और रिलीज करेगा एनर्जी, और यहाँ पर जो एनर्जी बनता है वो कम निकलता है, लेस अमाउंट में निकलता है एनर्जी। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चा दो टाइप का होता है। पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि लैक्टिक एसिड इनवर फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। चलिए,
अब देखो ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और यहीं पर कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ये स्टेप, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ठीक है, कुछ भी क्या मजाक चल रही है भाई। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे छोड़ो, हटाओ, लिख लेते हैं। चलो, यहाँ पर ग्लूकोज क्या होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और साथ में कुछ अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर बच्चों रिलीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो लिख देंगे यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, यही पायरुवेट, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के अंदर, जो कि एक फंगस होता है, ईस्ट के अंदर क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और होता कहाँ पर है, ईस्ट के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन क्या करता है, तो सबसे पहले तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में एनर्जी, लेस अमाउंट में क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, इथेनॉल जो होता है बच्चों, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, याद रखिएगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़िएगा तब आपको मालूम चलेगा कि इथेनॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको क्या बोल रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी कि आपको पता है ये जो यहाँ तक स्टेप है, यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम स्टेप होता है। यहाँ से क्या होता है, बात बदल जाती है। ठीक है, तो अगर अब हमको लिखना पड़े अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का डेफिनेशन क्या होता है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से समझो, पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और कुछ अमाउंट में एनर्जी मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। ठीक है, देखो क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं ये, it is a process, it is a conversion of pyruvate
into ethanol and carbon dioxide due to absence of oxygen in yeast। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कॉपी करो। चलिए आगे बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है बालक? अब देखिए यहाँ पर भी पहला जो स्टेप है, ठीक है, जहाँ पर ग्लूकोज फिर से कन्वर्ट हुआ किसमें? पायरूवेट में, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये स्टेप बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस प्रोसेस क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब आपसे एक प्रश्न है, ठीक है, जब आप फास्ट रनिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करने के बाद आपका ब्रीदिंग रेट अचानक क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मसल सेल्स को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बच्चों, जिसके वजह से ब्रीदिंग रेट क्या होता है? स्पीड हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये होगा कहाँ पर? इन आवर मसल सेल्स, मसल सेल्स। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। तब जाकर के हमारे बॉडी में क्या बनेगा, यानी कि मसल्स में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेंटेशन होगा। उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में बच्चों यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों। ठीक है, ये बात आपको भली भांति याद रखनी होगी, ये कौन सा मॉलिक्यूल कितना कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, ये सवाल में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बालक क्या हो रहा है? यहाँ पर भी पायरूवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। तो अगर हमको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इट इज कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट into lactic acid due to lack of oxygen in our muscle cells।
ठीक है। हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पायरूवेट बच्चों किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, और इन्हीं लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के वजह से बच्चों हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स आता है, दर्द होता है, ठीक है, जलन होती है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखेंगे। Accumulation of lactic acid causes cramps in our muscle cells। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई कहाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार एटीपी होता क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी हाँ, अगर हम एटीपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एटीपी के बारे में समझिएगा। एटीपी किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं एटीपी? तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है बच्चों। ठीक है, ऑफ द सेल विच स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। हमारे सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहा है, चाहे सेल्स डिवाइड कर रहा है, कोई भी बॉडी में डैमेज है, ठीक है, वहाँ पर सेल रिप्लेस हो रहा है, या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ये सारा के सारा एक्टिविटीज़ करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ पर प्रोवाइड होता है, एटीपी के अंदर स्टोर होता है। और वही एटीपी जब टूटता है तब जा कर के सफिशेंट अमाउंट में क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है बच्चों। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो बच्चा पाटे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है एडीपी। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर लिख देते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और साथ ही साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब याद करो थोड़ा देर पहले आप सबको हम पढ़ाए थे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, जब आपको पढ़ाया गया था एरोबिक रेस्पिरेशन तब आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। यही एनर्जी को यूज़ करके एडीपी, ठीक है, इसी एनर्जी को यूज़ कर से बच्चा पार्टी जो एनर्जी रिलीज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, उसी एनर्जी को यूज़ करके एडीपी, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिल करके क्या बनता है बच्चा, क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बच्चों एक बॉन्ड बन जाता है। इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं एटीपी। ठीक है बच्चों,
बीच में जो यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का क्या नाम है? इस बॉन्ड को बोलते हैं टर्मिनल लिंकेज फॉस्फेट, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ATP इज फॉर्म्ड फ्रॉम ADP एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को यूज़ करके, ठीक है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके क्या बनाते हैं हम लोग? ATP का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। और ये जो बीच में बॉन्ड लगा है जिसको टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज बोलते हैं, यही बॉन्ड अगर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, यही बॉन्ड का अगर ब्रेकडाउन होता है बच्चा पार्टी, ये बॉन्ड अगर टूटेगा, ब्रेकडाउन ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज यूजिंग वाटर के मदद से अगर ये जो बॉन्ड टूटेगा टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, तब हम लोगों को एनर्जी मिलता है, यानी कि सेल्स के अंदर एनर्जी 30.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल एनर्जी बच्चों रिलीज होता है। ब्रेकडाउन ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज यूजिंग वाटर, ठीक है, देन .5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इतना एनर्जी बच्चों क्या होता है? रिलीज होता है। और यही एनर्जी जो फर्दर एंडोथर्मिक रिएक्शन में सेल्स क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है बच्चों, मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल्स है और इस सेल में कोई ए सबस्टांस है, इसको कन्वर्ट करना है बी में, ठीक है, ये सबस्टांस इसको कन्वर्ट करना है बी में, तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो एनर्जी निकला है जब ये बॉन्ड टूटा है और 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ है, इसी एनर्जी को यूज किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तब जा कर के ये जो है इस बी में कन्वर्ट होगा। तो बच्चा पार्टी, अगर यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेल्स के अंदर जो भी रिएक्शन होगा वहाँ पर जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के क्लास में जो ठीक है हमारे पास यहाँ पर हम लोग जो टारगेट लिए थे वो पढ़ चुके हैं। जैसे ब्रीदिंग, बताइए कैसे होगा? हाँ, अब देखो, ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी के बारे में समझ गए। अब आपके सामने कुछ QIQ है, क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला सवाल, चूज द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। अब देखो मसल्स के अंदर किस तरीक़ा से फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का, क्या इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मसल्स के अंदर इथेनॉल नहीं बनता है, ये पहले ही कट गया। आपको बताए थे कि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से बॉडी में पेन या फिर जलन होती है, ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। चलो ये देखो, ग्लूकोज सबसे पहले पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद यही पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी बनता है। तो आपका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
कंप्लीट द पाथवे गिवन बिलो शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर पूरा एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पायरूवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो आपको बताए थे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। उसके बाद ईस्ट के अंदर क्या बना रहा है, बी और सी, यानी कि ईस्ट के अंदर अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में सबसे पहले तो इथेनॉल बनाएगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनाएगा बच्चों, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसका आंसर ये रहा, देख लीजिए। ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, बी क्या हो जाएगा, इथेनॉल, उसके बाद सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो। इन aerobic respiration the steps are breakdown of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide, both process respectively occurs in। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला जो स्टेप है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेस रिस्पेक्टिवली अकर्स इन। तो पहला चीज़, ईस्ट के अंदर जब इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एनर्जी बनता है वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड के बाद सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनता है। तो क्या क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पायरूवेट में साइटोप्लाज्म, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन सेल। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बना करके आओगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट में कहाँ पर आपको डाउट है। और जो भी बच्चा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो कंपलसरी है, वो लेक्चर को देख करके इस लेक्चर में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।